आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे हिंदी क्लासेस में, अनुराधा हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे एमपी सेट हिंदी के सिलेबस में लगी कहानी नशा। इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद। यह रचना मानसरोवर भाग 1 में संकलित है, जो कि 7वें नंबर की कहानी उसमें है। इस बात का बहुत विशेष ध्यान दें आप। इसका प्रकाशन वर्ष 1934 है। इसका प्रकाशन वर्ष 1934 है। आगे हम बढ़ते हैं। इसके प्रमुख पात्र क्या क्या हैं? तो इसके प्रमुख पात्र हैं इसमें ईश्वरी जो है वो मुख्य पात्र है। स्वयं लेखक प्रेमचंद्र हैं, रियासत अली है। और आगे इसमें रामहरख है, ठाकुर, नाई है, महरा है। इस प्रकार से इसमें कुल लगभग 6-7 पात्र हैं। और इसमें निम्न स्थानों का भी वर्णन किया गया है। ये सब रेल यात्रा में रहते हैं और जिसमें प्रयाग आता है, प्रतापगढ़ और लखनऊ, इन 3 स्थानों का नाम इसमें आया हुआ है। प्रश्न इन्हीं पर बनते हैं कि इस रचना में किस स्थान का नाम आया हुआ है या इसके पात्र कौन कौन से हैं। तो चलिए पढ़ते हैं मूल कहानी प्रेमचंद की नशा। प्रेमचंद की कहानी नशा। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं, अर्थात यहाँ पर प्रेमचंद स्वयं को कह रहे हैं कि मैं एक गरीब क्लर्क था, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद नहीं थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी। मैं जमींदार की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता था। तो यहाँ विशेष ध्यान देना है कि प्रेमचंद ने जमींदारों के लिए क्या क्या शब्द यूज किया है या क्या क्या वाक्य कहे हैं। तो यहाँ पर आप वाक्यों को ध्यान से देखें। वह जमींदारों का पक्ष लेता, लेकिन स्वभावतः उसका पहलू कुछ जमींदार कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। यह कहना कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे, लचर दलील थी। किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मी में अक्सर तेज हो जाता था, मतलब उन दोनों का जब अक्सर इस पर विवाद होता था और लगने वाली बातें कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते देखा ही नहीं। शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात न करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है, उसका उसे भी प्रचुर भाग मिला था। नौकरों ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध जरूरत से ज़्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता। सुस्ती या व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा होता था। क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था, लेकिन यह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? प्रकृति से कौन विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था? तो कमेंट के माध्यम से जरूर उत्तर दें। इस बार की दशहरे की छुट्टियों से मैंने निश्चय किया कि घर नहीं जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए नहीं थे और न मैं घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता हूँ कि वे मुझे जो कुछ देते वह उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही परीक्षा का ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जी नहीं चाहता था, लेकिन जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्योता दिया। यहाँ ध्यान देना है आपको कि प्रेमचंद किसके घर गए थे? ईश्वरी के घर। तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और जहीन है। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहाँ अगर जमींदारों की निंदा की तो मुआमला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वे लोग तो असामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने असामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जमींदार जो थे किस पे शासन करते थे? तो असामियों पर।
आसामी भी यह समझता है। अगर उससे सुझाव दिया जाए कि जमींदार आसामी से कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारों का कहीं पता न लगे। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊँगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ। तो तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो भी जिद पकड़ लेता। सेकेंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफ़र नहीं किया था। अब की सेकेंड क्लास में सफ़र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो रात को 9 बजे आती थी, लेकिन यात्रा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन पे जा पहुँचे। पहली बार वो यात्रा कर रहे थे तो इसी हर्ष में वो शाम को पहुँच गए। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन और पिछलग्गू कौन। ठीक है, उन्होंने अपने आप को क्या कहा? पिछलग्गू। लेकिन न जाने मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी के जेब से गए थे। शायद मेरे पिता का जो वेतन मिलता है उससे ज़्यादा इन खानसामों का इनाम एक राम में मिल जाता हो। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दे दी। फिर भी मैं उन सभी से उसी तत्परता और विनय की प्रतीक्षा करता था। ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। ईश्वरी के हुक्म पर सब के सब क्यों दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज़ मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला। वह भेद मेरे ध्यान में संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीज़दार हैं ये सब। एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो तो शायद इनसे ज़्यादा तमीज़दार हो जाएं। तो क्या तुम समझते हो यह सब केवल इनाम के लालच से इतना अदब करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज़ और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। गाड़ी चली। डाक थी। प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाके रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकेंड क्लास। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक भी इतना समझता है, और बीच वाले बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। भोर होते होते हम मुरादाबाद पहुँचे। यहाँ पर एक स्थान का और नाम आया, विशेष ध्यान दीजिएगा। बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, रियासत अली, दूसरा ब्राह्मण था, राम हरख। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हों, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे हो? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूँ कहिए कि आपकी ही बदौलत मैं इलाहाबाद में पढ़ा हूँ, नहीं तो कब का लखनऊ चला आया होता। अब कि मैं इन्हें घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे, लेकिन मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। आखिरी तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, लेकिन यहाँ से भी उसका जवाब इनकारी ही गया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा। आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़े। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं। पुराने सारे कपड़े जला डालें। यूँ कहो कि राजा हैं। 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी मूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़कर लाए हैं। राम हरख बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भाप नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराज चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते। एक गाढ़े की मिजई और चमरौधे जूते पहने बाजारों में घूमा करते थे।
सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे। उन्हीं ने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। उन्हीं ने क्या किया था कि 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी। यह सफ़ेद झूठ उस समय मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं इस कल्पित वैभव के समीपतन आता जाता था। मैं सहसवार नहीं हूँ। हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़े पर सवार हुआ हूँ। वहाँ देखा तो 2 कला रास घोड़े हमारे लिए तैयार थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार हुआ, लेकिन बोटियां काँप रही थीं। मैंने चेहरे पर सिकन न पड़ने दिया। घोड़े की ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया। शायद मैं हाथ पांव तुड़वाकर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि वह कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था? किला था। ईश्वरी का घर क्या था? किला था। इसमें यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। पूछ सकता है कि प्रेमचंद ने ईश्वरी के घर की क्या तुलना की थी। इमामबाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार, टहलता हुआ अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार लाखों का मुनाफा मगर पुलिस कांस्टेबल को भी अफसर समझने वाले कई महाशय तो मुझे हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी सीधे क्यों पलीद कर रहे हो? ईश्वरी ने सुदृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। कुछ देर बाद एक नाई हमारे पाँव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पाँव दबा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पाँव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुकमर्दी और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता था, और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी पर गई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया, हम स्नान करने चलें। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छाट लिया करता हूँ, लेकिन यहाँ मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती छाटते शर्मा रही थी। अंदर भोजन करने चला गया। होटल में जूते पहनने मेज पर डटते थे। यहाँ पाँव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पाँव बढ़ा दिए, कहार ने उसके पाँव धोए। मैंने भी पाँव बढ़ा दिए, कहार ने मेरे पाँव भी धोए। मेरा वह विचार न जाने कहाँ चला गया था। सोचा था वहाँ देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर वहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे थे, कहीं मछलियों चिड़ियों का शिकार खेल रहे थे, पहलवानों की कुश्ती देख रहे थे, कहीं शतरंज पे जमे थे। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनते। नौकरों का एक जत्था हमेशा घर रहता। अपने हाथ पांव को हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल एक जबान हिला देना काफ़ी है। नहाने बैठे तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटे तो पंखा झलने को खड़े। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा भी देर न हो पाए, कहीं कुंवर साहब के सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से ज़्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे बिछा सकते हैं? उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में थे। शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे महारा आया। बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने को उसे सुध ही न रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। यह सब हरामखोरी इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन जगह
एक जगह दावत में गया था, शाम हो गई पर लैंप न जला। लैंप मेज पर रखा हुआ था, दिया सलाई भी वहीं थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता। फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं? मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया, रखा हुआ था, जी उधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारत देवयोग से उसी समय मुंशी रियासत अली आ निकले। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा, ऐसी फटकार लगाई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप जलवा दो? मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजर होता है। मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह न हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करता था, कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, लेकिन मुझसे कुछ पूछते ही संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना। लोग कहते हैं कि यहाँ सुराज हो जाएगा तो जमींदार ना रहेंगे। मैंने शान जमाई, जमींदारों की रहने की क्या जरूरत है? ये लोग गरीब का खून चूसने के सिवा क्या करते हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्यों सरकार, सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग खुशी से दे देंगे और जो लोग खुशी से ना देंगे उनकी जमीन छीननी पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हैं, जे ही स्वराज हुआ अपने सारे इलाके असमियों के नाम हिब्बा कर देंगे। तो यहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि जैसे ही स्वराज हुआ तो प्रेमचंद ने क्या कहा कि असमियों के नाम हिब्बा कर देंगे। मैं कुर्सी पर पाँव पटकाया था, ठाकुर मेरे पाँव दबाने लगा। फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुलूम करते हैं सरकार, हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी ज़मीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं है, लेकिन भाई ज्यों ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपने ड्राइवर बना लूँगा। सुना, उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी पत्नी को पीटा, गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। छुट्टी इसी तरह तमाम हुई। हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला। अपनी कुबोरोचित विनय और देवत्व की मुहर हरेक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था हरेक को अच्छा इनाम दूं, लेकिन यह सामर्थ्य कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग कर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं। इंटर क्लास की तो हालत उससे भी बदतर। यह आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक नहीं सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहाँ अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे, आराम से लेटे लेटे जा रहे थे, सिकड़े हुए। पहलू बदलने की भी जगह नहीं थी। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे, आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर। राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी भी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप खुद बादशाह पर दावा कर रह सकते हैं। अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बंधा था, कलकत्ता जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह ना मिलती थी, पीठ पर बांधे हुआ था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरे गवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना। मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर ढकेल दिया, 2 तमाचे जोर से लगाए। उसने आंखें निकाल कर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 और तमाचे जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे? कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। क्या कसूर किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने को खड़ा हो गया तो
इतना क्रोध, अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तरन माँ घुसन तो पावत नहीं और उस पर इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, वाट एन इडियट यू आर वीर। वीर, तुम कितने मूर्ख हो। और मेरा नशा कुछ उतरता मालूम होता। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी कि हमें हमेशा अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा यहाँ पर नहीं हमारे सिर पर चढ़ना चाहिए। सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। इस प्रकार से आप देखेंगे प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानी नशा समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।